स्वागत है आप सभी का सावधानी कोचिंग इंस्टीट्यूट की लाइव क्लासेस में। मैं संदीप गौर, फैकल्टी ऑफ सावधानी कोचिंग इंस्टीट्यूट, स्वागत करता हूं हमारे सभी दोस्तों का, हमारे सभी मित्रों का, हमारे सभी विद्यार्थियों का। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने हिंदी व्याकरण बिल्कुल प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि इससे पहले की कक्षाओं में हमने हिंदी भाषा और व्याकरण के सामान्य परिचय पर वार्ता की थी। यह हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि जब कोई घर बनता है तो नींव सबसे महत्वपूर्ण होती है। दैट मीन्स यदि हिंदी व्याकरण हमें पढ़ना है और यदि हमें हिंदी भाषा और व्याकरण का ज्ञान ही नहीं होगा तो हम व्याकरण नहीं पढ़ सकते। तो लास्ट क्लास में मैंने हिंदी व्याकरण बिल्कुल आरंभ कर दी थी और हिंदी व्याकरण के साथ साथ दोस्तों हम हिंदी साहित्य पर भी चर्चा कर रहे हैं। मतलब हिंदी साहित्य में कवियों या लेखकों की रचनाएं भी आपके एमपीएसआई या व्यापम के अदर एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो अभी तक हम 2 लेखकों की रचनाएं ट्रिक के माध्यम से लिख चुके हैं। पहले नंबर पे हम मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं ट्रिक के माध्यम से हमने लिखी है। टोटल 30 रचनाएं हमने ट्रिक के माध्यम से लिखी थी। इसके बाद फिर हम दोस्तों हमने लास्ट क्लास में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाएं ट्रिक के माध्यम से लिखी थी। और आज हम जिस लेखिका की रचनाएं लिखने वाले हैं, जी दोस्तों, आज हम एक देवी की रचना लिखने वाले हैं। अब देवी का मतलब मेरा यहाँ पर किसी काली जी, दुर्गा जी या श्री देवी से नहीं है। यहाँ पर देवी का मतलब दोस्तों महादेवी वर्मा से। और इनका नाम महादेवी वर्मा क्यों पड़ा, इसका भी एक तथ्य बहुत ही मस्त आपको बताऊंगा दोस्तों। इससे पहले आपने कभी नहीं सुना होगा, इतिहास में पहली बार आपको मैं बताऊंगा कि महादेवी वर्मा का नाम महादेवी वर्मा कैसे पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बिंदु से जुड़ जाइए क्या कि आज हम जो रचनाएं लिखने वाले हैं वह कौन, किसके दोस्तों, महादेवी वर्मा की। अब दोस्तों महादेवी वर्मा की रचनाएं लिखने से पहले इनके व्यक्तिगत जीवन से जितने भी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए हैं या आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है, हर एक बिंदु पर हम गहराई से चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, हर एक बिंदु को ध्यान से पढ़ेंगे। क्योंकि ये तथ्य भी पूछ लिए आते हैं। रचनाएं तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, किंतु किसी भी लेखक या लेखिका की व्यक्तिगत जीवन से जुड़े तथ्य भी आपसे पूछे जाते हैं। और कौन कौन से तथ्य महादेवी वर्मा से प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, मैं उन पर भी चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे क्या कि महादेवी वर्मा के व्यक्तिगत जीवन परिचय में सबसे पहले हमने मेंशन किया है जन्म। जी दोस्तों, इनका जन्म हुआ था 26 मार्च 1907। जी दोस्तों, 26 मार्च 1907। हालांकि उस दिन होली का दिन था। होली के दिन आपके महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था। हालांकि दोस्तों मेरा जन्म भी होली के दिन ही हुआ था। सिर्फ आपकी तारीख थी दोस्तों 28 मार्च, ठीक है ना। तो इनका जन्म हुआ था 26 मार्च 1907 फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। वहां पर निधन की बात करें तो महादेवी वर्मा जी का निधन हुआ था 11 सितंबर 1987 प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, जिसे हम इलाहाबाद कहते हैं। तो ये तो हमने जन्म या मृत्यु लिखा है। हमेशा चूंकि लेखक की रचनाएं हम लिखते हैं तो हम नॉर्मल तौर पर जन्म मृत्यु मैं आपको बता देता हूँ, किंतु आज तक कभी एग्जाम में आपसे जन्म या मृत्यु नहीं पूछा गया कि बताइए महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था, किस दिन हुआ था, किस समय हुआ था। ये आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, किंतु विशेष बिंदु जरूर पूछे जाते हैं। तो जन्म मृत्यु के बाद तीसरा जो विशेष बिंदु है महादेवी वर्मा का, डिस्प्ले स्क्रीन पर इनकी आपको पिक्चर दिखाई पड़ रही है। विशेष बिंदु में पहला जो तथ्य मैंने मेंशन किया है वह क्या है कि छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक। इस बात को मैं लास्ट क्लास में अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ क्या कि भाई छायावादी युग क्या होता है, छायावादी लेखक कौन होते हैं। वो सारे लेखक या लेखिकाएं जो मानव और प्रकृति के प्रेम का वर्णन करते हैं, प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करते हैं, प्रकृति का अनुपम चित्रण करते हैं, वो सारे ही कवि या लेखक छायावादी कवियों के नाम से जाने जाते हैं। तो सबसे ज्यादा प्रकृति से संबंधित रचनाएं लिखने वाले जो 4 कवि हैं, जिसे हम छायावाद के 4 स्तंभ के नाम से जानते हैं, जिसकी ट्रिक भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी, प्रसुमन। जी हाँ दोस्तों, प्रसुमन का मतलब है प्रसाद। यहाँ पर सुमित्र नंदन पंत, महादेवी वर्मा और निराला, ये 4 ऐसे कवि हैं जिन्होंने प्रकृति और मानव का सबसे ज्यादा चित्रण अपनी कविताओं में किया है। इसलिए हम इन्हें छायावाद के 4 स्तंभ में शामिल करते हैं। तो हमने ये लाइन कही है विशेष बिंदु में कि छायावाद युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से, 4 पिलर्स में से एक कौन मानी जाती है, महादेवी वर्मा जी मानी जाती है। दूसरा विशेष बिंदु जो लिखा है कि इन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, कई बार आपकी पीजीटी एग्जाम की बात करें, पीजीटी एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी के विशाल मंदिर की
वीणा पाणी किसे कहा जाता है? पाणी मतलब होता है दोस्तों हाथ, और जिसके हाथ में क्या हो? वीणा। तो वीणा पाणी किसे बोला जाता है? सरस्वती जी को। तो यहाँ पर हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। अब महत्वपूर्ण यह है कि क्यों कहा जाता है और किसने कहा है। यह तो बाई चांस आपको किसी बुक में मिल भी जाएगा, किंतु मैं इस तथ्य पर आपको फोकस करना चाह रहा हूँ, आपका ध्यान इस ओर केंद्रित करना चाह रहा हूँ कि हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी आखिर इन्हें क्यों कहा जाता है और किसके द्वारा इन्हें कहा गया है। तो दोस्तों बता दूं, महादेवी वर्मा की बचपन से ही संगीत में काफी अभिरुचि थी। साथ ही साथ ये मंदिरों में जाकर और अपने घर पर भी कई घंटों तक रामायण, गीता और विनय पत्रिका या अन्य धार्मिक ग्रंथों का पारायण किया करती थी, पाठ किया करती थी। इसी कारण उनकी इसी भक्ति भावना को देखते हुए, संगीत में अभिरुचि को देखते हुए एक कवि हैं आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनकी रचनाएं हमने लास्ट क्लास में देखी थी। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने ही इनके धार्मिक व्यक्तित्व को लेकर, इनकी संगीत में अभिरुचि को देखते हुए इन्हें क्या बोला है? हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी। तो यदि आपसे यह भी पूछ लिया जाए क्या कि हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी किसे कहा जाता है, तो आंसर क्या आएगा आपका? महादेवी वर्मा। और किसने कहा है? तो क्या आंसर आएगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दोस्तों, छायावाद के जो 4 कवि या 4 स्तंभ हैं, जिसमें हम जयशंकर प्रसाद को शामिल करते हैं, महादेवी वर्मा को शामिल करते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को शामिल करते हैं और सुमित्रा नंदन पंत को शामिल करते हैं। तो महादेवी वर्मा की काफी निकट थे आपके कौन? इनके जो मित्र हम कह सकते हैं काफी, सुमित्रा नंदन पंत और निराला। बिल्कुल इन्हें ये अपने भाई मानती थी। और सुमित्रा नंदन पंत तथा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को लगभग 40 वर्षों तक इन्होंने अपनी उनकी कलाई पर राखी बांधी है। हर रक्षाबंधन के त्योहार पर वो उन्हें भाई मानती थी निराला जी को, और सुमित्रा नंदन पंत को लगभग 40 वर्षों तक उनकी कलाई पर उन्हें रक्षा सूत्र बांधा है महादेवी वर्मा ने। तो इतना हमने देखा कि हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी किसे कहा जाता है। आंसर क्या है? महादेवी वर्मा। किसने कहा है? तो आंसर क्या आएगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब तीसरा सबसे महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए व्यापम की बात करूं, मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की बात करूं, तो व्यापम में तो 4 से 5 बार ये प्रश्न पूछा गया है क्या कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, या मैं कहूं आधुनिक काल की मीराबाई किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आंसर क्या आएगा? महादेवी वर्मा। ये तथ्य भी आपसे कई बार पूछा गया है। दोस्तों एक बात ध्यान रहे, यदि आप व्याकरण की किसी भी एग्जाम की बात करें तो वहां पर हिंदी व्याकरण पूछी जाती है। अब हिंदी व्याकरण में कभी आपको मेंशन नहीं करेगा कि भाई मैं आपसे हिंदी साहित्य या हिंदी लिटरेचर की रचनाएं भी पूछने वाला हूं। यदि हिंदी व्याकरण दिया है तो बिल्कुल आप मान के चलिए वहां पर हिंदी साहित्य से किसी भी लेखक या कवि की रचनाएं दे सकते हैं। इसमें आप किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते। तो ध्यान रहे, हिंदी व्याकरण के साथ साथ इसी कारण मैं आपको हमेशा ही किसी न किसी लेखक की रचनाएं ट्रिक के माध्यम से लिखाते आया हूं, और आज तीसरे नंबर पे महादेवी वर्मा की रचनाएं ट्रिक के माध्यम से लिख रहे हैं। तो आधुनिक युग की मीरा या आधुनिक काल की मीराबाई किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। अब बात आती सर क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों जिस प्रकार जो मीरा थी, मीरा ने भगवान श्री कृष्ण के गीत गाए हैं, उनके कई गीत लिखे हैं, अर्थात ये किस काल की कवियत्री थी मीराबाई जी? तो मीराबाई आपके भक्ति काल, जी हाँ दोस्तों 3 काल आपके प्राचीन समय में आपने सुने होंगे। एक था सबसे पहले वीर गाथा काल, दूसरा था दोस्तों भक्ति काल, तीसरा था रीति काल, और वर्तमान में कौन सा चल रहा है दोस्तों? आधुनिक काल। तो जिस प्रकार मीराबाई ने भक्ति काल में भक्ति संबंधित कई रचनाएं लिखी थी, उस समय भक्ति काल में एकमात्र मीराबाई ही सबसे प्रसिद्ध कवियत्रियों में से गिनी जाती थी। तो उसी प्रकार आधुनिक युग की बात करें, आधुनिक युग में जितने भी इन्होंने कविताएं लिखी हैं महादेवी वर्मा ने, तो इनकी जो कविताएं हैं यह अन्य कवियत्रियों से काफी प्रसिद्ध कविताएं इनकी मानी जाती हैं। अपनी प्रसिद्ध या सशक्त रचनाओं के कारण ही इन्हें क्या कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा की संज्ञा दी गई है, या आधुनिक काल की मीराबाई इन्हें कहा जाता है। दोस्तों एक तथ्य जिसकी मैं से बात कर रहा था क्या कि महादेवी वर्मा का नाम महादेवी वर्मा कैसे पड़ा, उस तथ्य को जानिए।
दोस्तों महादेवी वर्मा के परिवार की बात करूं तो इनके परिवार में लगभग 200 वर्षों तक, जी हाँ दोस्तों, महादेवी वर्मा के परिवार में लगभग 200 वर्षों तक, या जिसको बोले 7 पीढ़ियों, 200 वर्षों या 7 पीढ़ियों तक इनके परिवार में किसी भी कन्या का जन्म नहीं हुआ था, किसी भी बेटी का जन्म नहीं हुआ था। और जब 200 वर्षों के बाद, 7 पीढ़ियों के बाद जब महादेवी वर्मा का जन्म हुआ तो इनके जो दादाजी थे, इनके जो बाबा जी थे, कौन? वाके बिहारी। जी हाँ दोस्तों, बाबू वाके बिहारी जी ने जब यह सुना, उन्हें इस बात की खबर मिली कि उनके परिवार में 200 वर्षों के बाद या 7 पीढ़ियों के बाद किसी कन्या ने जन्म लिया है, किसी बेटी ने जन्म लिया है, तो उन्होंने ये कहा कि भाई इतने वर्षों के बाद हमारे घर में बेटी ने जन्म लिया है, अर्थात यह तो साक्षात देवी का अवतार है, साक्षात देवी है। और तभी से उनका नाम दोस्तों क्या पड़ गया? महादेवी वर्मा। चलिए सम्मानीय पुरस्कार की बात कर लें तो इन्हें 1956 में मिला था दोस्तों, पद्म भूषण अवार्ड मिला था। 1982 में हिंदी साहित्य का या हिंदी लिटरेचर का सबसे बड़ा सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और 1988 में इन्हें पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया था। हालांकि पद्म भूषण और पद्म विभूषण अवार्ड तो आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण आता है ज्ञानपीठ अवार्ड। अब ज्ञानपीठ अवार्ड से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में जो पूछा गया है कि जो ज्ञानपीठ अवार्ड, जो कि हिंदी लिटरेचर या हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा सम्मान या पुरस्कार माना जाता है, सबसे पहले लेखिकाओं में या कवियत्रियों में किसे मिला था? महादेवी वर्मा को। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहली हिंदी की लेखिका हैं जिन्हें हिंदी में सबसे पहले ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था 1982 में। अब आप लोग मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताइए, जैसे हमने कहा है कि महादेवी वर्मा को 1982 में सबसे पहले हिंदी साहित्य का, हिंदी लिटरेचर का सबसे बड़ा अवार्ड मिला है, तो इनकी किस रचना के कारण, जी हाँ दोस्तों, इनकी किस रचना या कृति के कारण इन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था? कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि महादेवी वर्मा की किस रचना के कारण इन्हें कवियत्रियों में, हिंदी भाषा का में सबसे पहले ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था। तो फिलहाल मैं आपको यहाँ पर आंसर ही बता देता हूँ कि ज्ञानपीठ अवार्ड ने इनकी रचना यामा के लिए मिला था। जी दोस्तों, यामा का मतलब होता है रात्रि या निशा। इनकी रचना यामा के कारण ही इन्हें हिंदी साहित्य में सबसे पहले कवियत्रियों में या लेखिकाओं में ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था 1982 में। अगला अंतिम जो तथ्य दोस्तों दिया है विधाएं। विधाएं का मतलब ये होता है कि महादेवी वर्मा ने किन किन रचनाओं पर अपनी लेखनी चलाई है, अपनी कलम चलाई है। तो इन्होंने दोस्तों कहानियां भी लिखी हैं, कविताएं भी लिखी हैं, रेखा चित्र भी लिखे हैं और इन्होंने अपने संस्मरण भी लिखे हैं। तो ये थी दोस्तों व्यक्तिगत जीवन परिचय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। अब इनकी टोटल दोस्तों 20-22 रचनाएं जो हम ट्रिक के माध्यम से देखने वाले हैं। जी दोस्तों, 20-22 जो रचनाएं हैं जो हम ट्रिक के माध्यम से देखने वाले हैं। तो 20 रचनाओं को याद करने के लिए हमने इस पर एक कहानी बनाई है, एक स्टोरी बनाई है कि क्या होता है कि महादेवी वर्मा को नीरज नाम का एक लड़का देखने के लिए आता है। जाहिर सी बात है भाई, जब ब्याह होता है, जब शादी होती है तो लड़का लड़की को देखता है, लड़की लड़के को देखती है, ठीक है ना। जब पसंद आती है तो बात आगे बढ़ती है कि भाई ठीक है, हमें आपकी मुड़ी पसंद है, ठीक है ना। तो इस प्रकार की चीजें आपकी होती है। तो महादेवी वर्मा को नीरज नाम का लड़का देखने आता है। अब महादेवी वर्मा को लड़का पसंद होगा या नहीं होगा, और होगा तो आगे क्या होगा, जानने के लिए चलते हैं कहानी की ओर। तो कहानी दोस्तों इस प्रकार है क्या कि नीरज नाम का एक गौरा लड़का पढ़ना 7 परिक्रमा या 7 फेरे लिए। आगे क्या होता है, विदाई के समय परिवार और महादेवी वर्मा के जितने भी साथी हैं, गिल्लू है, माया है, रेखा है, तो ये सारे जो है उनकी पुरानी यादों में याद करते हुए क्या करने लगते हैं दोस्तों, रोने लगते हैं। बेसिकली जब किसी लड़की की विदाई होती है तो विदाई के समय एक मार्मिक दृश्य रहता है, बिल्कुल गंभीरता वाला, ठीक है ना। तो विदाई के समय अक्सर ये चीज आपकी देखी जाती है। तो एक छोटी सी ट्रिक थी। अब मेरा उद्देश्य दोस्तों इस ट्रिक को याद कराना नहीं है, किंतु जब भी आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी महादेवी वर्मा की रचना है या नहीं है या नहीं है, तो आपको कहीं ना कहीं कहानी याद आएगी कि भाई नीरज नाम का कोई लड़का इन्हें देखने आया था, पसंद हुआ, आगे शादी हुई, क्या क्या हुआ, तो सारे तथ्य आपको दे रहेंगे।
चलिए अब इन रचनाओं से कौन कौन से तथ्य बनेंगे। तो पहला देखो यहाँ पर जो शब्द दिया तो नीरज, नीरज से इनकी जो रचना बनेगी वह होगी दोस्तों नीरजा। तो नीरज से इनकी रचना बनेगी नीरजा। अगली रचना बनेगी गौरा, गौरा एक गाय का नाम है, अपनी 9th क्लास में एक रेखा चित्र पढ़ा हुआ इनका। तो पहली रचना है नीरजा, दूसरा है गौरा, तीसरा इनका एक निबंध बनेगा दोस्तों हिमालय, और महादेव वर्मा से मतलब महादेवी वर्मा की रचना है हम लिख रहे हैं। आगे लिखा है दोनों ने एक दूसरे को निहारा, तो निहारा से इनकी रचना बनेगी दोस्तों निहार। क्या दोस्तों निहारा शब्द से इनकी रचना क्या बनेगी निहार। अगला दिया है उसी क्षण पसंद कर लिया, क्षण से इनका एक और निबंध बनेगा क्षणदा। आगे लिखा है शादी के दिन सांद गीत हुए, तो यहाँ से बन जाएगा सांद गीत। सारे रश्म अदा किए गए, तो रश्म से इनकी रचना बनेगी रश्मि। अगला अदा किए गए, अगला बनेगा दीप शिखा, और यहीं से बनेगा दोस्तों बनेगा दीप गीत। जला दोनों ने अग्नि के साथ फेरे लिए, तो अग्नि से इनकी रचना बनेगी अग्नि रेखा। तो अगला जो यहाँ पर था दोस्तों कि विदाई के समय परिवार और महादेव वर्मा के साथी, तो यहाँ से दोस्तों विदाई के समय परिवार से इनकी एक और रचना बनेगी, परिवार से इनकी जो रचना बनेगी मेरा परिवार। महादेव वर्मा मतलब है महादेव वर्मा की हम रचना लिख रहे हैं। अगला जो है साथी, साथी से इनकी एक रचना बनेगी दोस्तों पथ के साथी। जी दोस्तों साथी से इनकी जो रचना बनेगी वह क्या होगी दोस्तों पथ के साथी। अगली जो रचना बनेगी दोस्तों गिल्लू, गिल्लू गिलहरी अपने कक्षा 5वीं में पढ़ी होगी पेज नंबर 32 पर। अगला दोस्तों माया, तो वो माया को दोस्तों हम अपोजिट कर देंगे तो क्या बन जाएगा यामा, जिसके लिए ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था। हमने ट्रिक बनाने के लिए यामा को उल्टा क्या करके रखा है माया। अगला दोस्तों रेखा, अगला दोस्तों रेखा, तो रेखा से इनकी रचना बनेगी स्मृति की रेखाएं। अतीत के चलचित्र, अगली रचना क्या बनेगी दोस्तों अतीत के चलचित्र याद करके रोने लगी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि नीरज से कौन सी रचना बनेगी नीरजा, अगली रचना कौन सी बनेगी गौरा, अगली आपका हिमालय, अगली महादेव वर्मा को देखने आए, दोनों ने एक दूसरे को निहारा। निहारा से क्या बनेगी निहार, उसी क्षण पसंद कर लिया, क्षण से क्या बनेगा क्षणदा। शादी के दिन सांद गीत हुए, अगली रचना क्या बनेगी सांद गीत। सारे रश्म अदा किए गए, रश्म से कौन सी रचना बनेगी रश्मि। आगे साथ दीप शिखा, जलाकर दोनों ने अग्नि के साथ फेर लिए, अगली रचना की जाएगी दीप शिखा। और यहीं से एक और रचना याद रखेंगे दीप गीत। दोनों ने अग्नि के साथ, अग्नि से बनेगी अग्नि रेखा। अब 7 फेरे लिए तो 7 से रचना क्या बन जाएगी सप्तपर्णा। क्या बन जाएगी दोस्तों सप्तपर्णा। आगे बन जाएगी परिक्रमा। और इस प्रकार से ये हमने रचनाएं देखी है। अब जहां जहां पर मैंने रचनाओं को मेंशन किया है इसको हम फिर से देख लेते हैं डिस्प्ले स्क्रीन पर कि कौन कौन सी रचनाएं हमने ट्रिक के माध्यम से अभी इनकी देखी है। तो बात करें इनके काव्य संग्रह की, अभी हमने जो ट्रिक पढ़ी है उससे जो काव्य संग्रह जो बनेंगे, काव्य संग्रह का मतलब कविताएं, जो कविताएं के जो के संग्रह हैं, तो कविताएं कौन कौन सी बनेगी। तो नीरज से, जो लड़के का नाम था नीरज, नीरज से क्या बन गया नीरजा। निहारा से क्या बन गया निहार। अगला है सांद गीत, अगला गीत पर्व, अगला रश्मि, दीप शिखा, दीप से कौन बनेगी देव गीत। अग्नि के 7 फेरे लिए तो अग्नि से क्या बन गया अग्नि रेखा। और 7 फेरे लिए तो 7 फेरे से क्या बन गया सप्तपर्णा। तो ये सप्तपर्णा इनकी जो रचना है इसमें जो वैदिक काल का जो एक वेद है ऋग्वेद, तो ऋग्वेद के जो आपके मंत्र हैं, तो ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी अनुवाद संकलित है किसमें सप्तपर्णा में। 7 फेरे लिए, परिक्रमा लिए, तो अग्नि क्या रचना है परिक्रमा। माया को हमने क्या बना दिया है यामा। दोस्तों इस यामा का मतलब क्या होता है रात्रि या निशा। यामा को क्या बोला जाता है रात्रि और निशा। यामा से ही शब्द बना है यामिनी। 3 शब्द कई बार आपको कंफ्यूजन पैदा करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। एक होता है यामिनी, एक होता है दामिनी और एक होता है कामिनी। इन तीनों के मतलब यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि यामिनी का मतलब क्या होगा, दामिनी का मतलब क्या होगा और कामिनी का मतलब क्या होगा। 3 कई बार ये पर्यायवाची कंफ्यूज करने के लिए परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। तो फिलहाल मैंने आपको बताया था यामा।
तो यामा मतलब क्या होता है, रात्रि या निशा, और यामा से ही शब्द क्या बना है, यामिनी। तो यामिनी मतलब क्या हो जाएगा, रात्रि या निशा। और फिर हमने बोला है दामिनी। दामिनी किसे बोला जाता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए, दामिनी किसका पर्यायवाची है। दामिनी दोस्तों आकाशीय बिजली या तड़ित जिसे कहते हैं, तड़ित चालक का आपने नाम सुना हो, जो बिजली को घरों पर गिरने से बचाता है, तड़ित चालक। तो यामिनी मतलब रात, दामिनी मतलब आकाशीय बिजली या तड़ित, और कामिनी बोला जाता है सुंदर स्त्री को। जी दोस्तों, सुंदर या सुंदर स्त्री को कहा जाता है कामिनी। और अगली इनकी रचना है, यामा से हमने बना लिया है दोस्तों प्रथम आयाम। यामा से को याद रखेंगे, प्रथम आयाम। तो इस प्रकार टोटल 12 काव्य संग्रह इनके हमने देखे हैं। अगली कौन कौन सी रचनाएं बनेंगी ट्रिक के माध्यम से। अब देखो रेखा चित्र कौन से बनेंगे, तो रेखा चित्र दोस्तों आएगा अतीत के चलचित्र। हमने बोला था कि अतीत की यादें करके सारे लोग विदाई के समय रोने लगे थे, तो अतीत के चलचित्र। दूसरा रेखा से क्या बन जाएगा, स्मृति की रेखाएं। और लड़का गोरा था, तो गोरा एक आपने गाय का नाम है इनकी, ये आपने कहानी रेखा चित्र पढ़ा हुआ कक्षा 9 क्लास में, गौरा। संस्मरण में क्या आएगा, पथ के साथी और मेरा परिवार। निबंध क्या क्या बनेंगे, क्षणता और हिमालय। और कहानी कौन सी बनेगी, गिल्लू। गिल्लू गिलहरी का नाम आपने सुना होगा, कक्षा 5 में आपने कहानी पढ़ी होगी गिल्लू गिलहरी। दोस्तों ये तो आपको समझ में आता है निबंध कहानी। आज आपको 2 शब्द नए मिले हैं, एक रेखाचित्र और संस्मरण। अब बात आती है सर ये क्या होता है, रेखाचित्र या संस्मरण क्या होता है। दोस्तों रेखा चित्र को अंग्रेजी भाषा में स्केच कहा जाता है। जिस प्रकार आप किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का रेखाओं के माध्यम से, पेंसिल या पेन के माध्यम से स्केच बनाते हैं, उसी प्रकार लेखक क्या करता है, अपने शब्दों की रेखाओं के माध्यम से, अपने शब्दों की रेखाओं के माध्यम से किसी घटना का या किसी व्यक्ति का इस प्रकार से वर्णन करता है कि जब आप उस रचना को पढ़ते हैं तो आपको इस प्रकार से महसूस होता है कि साक्षात मानो वह दृश्य आपके समक्ष आ चुका है। तो किसी भी घटना स्थल का, किसी व्यक्ति का इस प्रकार से वर्णन करना कि उसका एक चित्र आपके सामने उभर आए, ऐसी ही रचना को दोस्तों क्या बोला जाता है, रेखा चित्र कहा जाता है। और बात करें संस्मरण की, तो दोस्तों संस्मरण का मतलब क्या होता है, स्मरण करना, याद करना। मतलब जब लेखक अपने अतीत की बातों का या पुरानी बातों का जिक्र करता है, पुरानी यादों का वर्णन करता है। कई बार जैसे लॉकडाउन की बात करें, तो लॉकडाउन से पहले आप सिनेमा हॉल जाया करते थे, आप पिकनिक पे जाया करते थे, आप वहां पर घुमा करते थे, इधर उधर भटकते रहते थे। तो इस प्रकार की यादों का जो संग्रह होगा, पुरानी यादों का, वह तो क्या कहलाता है, संस्मरण। और ध्यान रहे संस्मरण में वास्तविकता होती है, मतलब ऐसी घटना जो कभी न कभी भूतकाल में लेखक के साथ घटी है, उसी पर आधारित संस्मरण होता है। इसका मतलब है संस्मरण हमेशा भूतकाल पर आधारित होता है, जबकि रेखा चित्र जो होता है वो वर्तमान काल का भी हो सकता है और भूतकाल का भी हो सकता है। और साथ ही साथ संस्मरण में दोस्तों किसी प्रकार की कल्पना का सहारा नहीं लेना होता है, यथार्थ जो वास्तविकता आपके जीवन में घटी है पुराने समय में, हकीकत बातों का वर्णन रहता है। जबकि रेखा चित्र में कई बार कल्पनाओं का सहारा लेना पड़ता है, कई बार हम कह देते हैं हाँ भैया ऐसा था, अब वास्तविकता में था या नहीं था उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये हमने सिंपल से देखा कि रेखाचित्र या संस्मरण का क्या अर्थ होता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर सारी रचनाएं देखी हैं। तो अब इन रचनाओं को देखने के बाद, हिंदी साहित्य को पढ़ने के बाद, अब हम दोस्तों हिंदी व्याकरण की ओर चल रहे हैं। और हिंदी व्याकरण में हमने हिंदी व्याकरण का लास्ट क्लास की बात करें, मैंने आपको हिंदी व्याकरण में व्याकरण का शाब्दिक विच्छेद बताया था, व्याकरण का अर्थ बताया था, व्याकरण में कौन सी संधि है ये भी बताई थी, और व्याकरण की परिभाषा क्या होती है वह भी बताया था। और हम जिस बिंदु पर चर्चा कर रहे थे, जिस बिंदु पर वार्ता कर रहे थे, वह थी आपकी कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं या भाषा के कितने अंग होते हैं। तो उसी बिंदु को आज हम आगे की ओर दोस्तों बढ़ा रहे हैं। तो आज का हमारा जो पॉइंट है हिंदी व्याकरण का, तो लास्ट क्लास में दोस्तों हिंदी व्याकरण बिल्कुल हमने प्रारंभ कर दी है। और हिंदी व्याकरण में हमने जो पॉइंट देखे थे, जो तथ्य हमने लास्ट क्लास में देखे थे, वह था पहले नंबर पे क्या, व्याकरण के अंग
या इसे ही कहा जाता है भाषा के अंग या इकाई। तो हमने आपको ये भी कहा था कि भाई जब हम हिंदी व्याकरण पर चर्चा करते हैं, जब हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं, तो जितने भी हिंदी व्याकरण आपके पाठ्यक्रम में शामिल है, चाहे वह रस है, छंद है, अलंकार है, उपसर्ग है, प्रत्यय, कितने भी बिंदु क्यों न जोड़ दिए जाएं, संपूर्ण हिंदी व्याकरण के कितने अंग माने जाते हैं, या भाषा के कितने अंग माने जाते हैं, या भाषा की कितनी इकाइयां मानी जाती हैं। तो इसका आंसर मैंने आपको लास्ट क्लास में दिया था क्या, कि व्याकरण के कितने अंग माने जाते हैं दोस्तों, 3। मतलब चाहे हिंदी व्याकरण में कितने बिंदु क्यों न जोड़ दिए जाएं, संपूर्ण हिंदी व्याकरण कितने भागों में वर्गीकृत है, 3। और वह 3 भाग कौन कौन से हैं, वह भी मैंने आपको बताया था। व्याकरण के 3 भाग कौन से होते हैं दोस्तों, एक होता है दोस्तों वर्ण, दूसरा होता है दोस्तों शब्द, और तीसरा भाग कौन सा दोस्तों, कौन सा होता है दोस्तों, वाक्य। और फिर हमने यहाँ पर यह भी कहा था कि भाई अर्थ के आधार पर यदि भाषा के अंग पूछें तो कितना आंसर आता है, 2। अर्थ के आधार पर, वैसे तो व्याकरण के कितने होते हैं, 3। जब अर्थ के आधार पर पूछे तो अर्थ के आधार पर भाषा के कितने अंग माने जाते हैं, सिर्फ 2। कौन कौन से, शब्द और वाक्य। अर्थ के आधार पर शब्दों का भी अपना एक अर्थ होता है, वाक्य का भी अपना एक अर्थ होता है, किंतु वर्णों का अपना एक निश्चित अर्थ नहीं होता। जैसे मैं बात करूं का, हा, रा, द, तो इन वर्णों का कोई निश्चित अर्थ नहीं है। इस कारण लास्ट क्लास में भी आपको मैंने बताया था कि अर्थ के आधार पर भाषा के कितने अंग होते हैं, 2। और वह कौन कौन से होंगे दोस्तों, शब्द और वाक्य। यदि अर्थ के आधार पर आपसे पूछेगा कि अर्थ के आधार पर भाषा के कितने अंग होते हैं, तो आंसर क्या होगा दोस्तों, शब्द होगा और वाक्य होगा। और यह भी हमने देखा था भाषा का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, वाक्य। क्यों, क्योंकि हमने कहा है कि दोस्तों जो वाक्य होता है वह किससे मिलकर बनता है, शब्दों के सार्थक समूह से। शब्द किससे मिलकर बनता है, वर्णों के सार्थक योग या समूह से। अवरोही क्रम में आपको बता रहा हूं कि वाक्य की जो रचना होती है शब्दों के सार्थक समूह या योग से बनता है। वहीं पर शब्द की बात करें तो शब्द आपके वर्णों के सार्थक योग या समूह से बनता है। और यहाँ पर फिर हमने वर्ण पर चर्चा प्रारंभ कर दी गई थी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हर एक बिंदु को मैं गहराई से समझाऊंगा, वर्ण क्या होता है, शब्द क्या होता है और वाक्य क्या होता है। तो वर्ण लास्ट क्लास में हमने देखा था दोस्तों कि वर्ण क्या होता है। तो हमने ये देखा था कि वर्ण किससे मिलकर बनता है, ध्वनि से मिलकर बनता है दोस्तों। वर्ण किससे मिलकर बनता है, ध्वनि से मिलकर बनता है। अब बात आती है सर ये ध्वनि क्या होती है। दोस्तों ध्वनि का मतलब है आवाज से। मतलब जब मैं किसी वर्ण का उच्चारण करता हूँ अ, क, र, म, तो यह ध्वनि क्या कहलाती है, तो यह जो आपको उच्चारित वर्ण सुनाई पड़ रहे हैं यह क्या होती है दोस्तों, ध्वनि। और जब इस ध्वनि को मैं लिखित रूप दे देता हूँ, जी दोस्तों, जब इस ध्वनि का लिखित रूप हम दे देते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया है अ, मैंने यहाँ पर लिख दिया आपका ई, मैंने यहाँ पर लिख दिया आपका क, मैंने यहाँ पर लिख दिया आपका रा। तो इसका मतलब है जब इन वर्णों का मैं उच्चारण कर रहा था तो वह तो क्या कहला रही थी दोस्तों, ध्वनि या आवाज। और जब मैं ध्वनि या आवाज को एक लिखित रूप दे देता हूँ तो ध्वनि का लिखित रूप ही क्या कहलाता दोस्तों, वर्ण कहलाता है। तो इस बात को ध्यान से समझिएगा। आज मैं दोस्तों वर्ण, शब्द और वाक्य से 5 सबसे महत्वपूर्ण तथ्य से बताने वाला हूं। इससे पहले कभी आपने नहीं पढ़ा होगा, ना ही कभी किसी किताब में देखने को मिलता है, ना ही किसी कोचिंग के किसी शिक्षक ने इसका जिक्र किया होगा। सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों 5 ऐसे तथ्य आपको बताने वाला हूं। और कई बार आपकी परीक्षाओं में तथ्य पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान से हर एक बिंदु को समझिए। क्या कह रहा हूं कि जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो जो हमारे मुख से ध्वनि निकलती है, जो आवाज निकलती है, और उस ध्वनि या आवाज को जब मैं लिखित रूप दे देता हूँ, सांकेतिक रूप दे देता हूँ, तो वह क्या कहलाती है दोस्तों, वर्ण कहलाता है। या फिर वर्ण की एक परिभाषा यह भी होती है क्या, कि वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी से छोटी इकाई होती है
जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसके और खंड नहीं किया सकते, या फिर जिसका अंतिम विभाजन नहीं हो सकता। बताइए दोस्तों मुझे, क्या इस आ को और मैं टुकड़े कर सकता हूँ? क्या इस आ का और विभाजन होगा? क्या नहीं। इस ई का होगा? क्या नहीं। इसका का होगा? हलंत लगाए, पूरा के नीचे हलंत लगाए। इनका आगे और आप विभाजन नहीं कर सकते, इनके टुकड़े नहीं कर सकते। तो वर्ण की परिभाषा बनती है वर्ण भाषा की, वह सबसे छोटी से छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते या फिर जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता। तो वह चीज तो क्या कहलाती है? वर्ण। तो यहाँ से जो तथ्य निकल कर आते हैं वह क्या है दोस्तों? उस तथ्य को जानिए। जो तथ्य आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, क्या जब यदि आपसे कहा जाए कि मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो तब तो आंसर क्या है दोस्तों? ध्वनि। क्योंकि ध्वनि को हम क्या बोलते हैं? उच्चारित करते हैं, ध्वनि आवाज को हम बोलते हैं। तो मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी कहलाएगी दोस्तों? ध्वनि। और जब ध्वनि को मैं लिखित रूप दे देता हूँ, जब मैं ध्वनि को लिखित रूप देता हूँ, सांकेतिक रूप दे देता हूँ, तो वह क्या कहलाएगा? वर्ण। इसका मतलब ये हुआ, जब आपसे पूछा जाए क्या कि बताइए लिखित रूप से, क्या लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, तो वह क्या होगी दोस्तों? वर्ण होगी। वह क्या होगी दोस्तों? वर्ण। और मौखिक रूप से पूछेंगे तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी दोस्तों? ध्वनि होगी, आवाज होगा या साउंड होगा। अब बात करें, जब एग्जाम में आपको ना तो मौखिक रूप से गिवन हो ना ही लिखित रूप से गिवन हो, जब ऐसा कहा जाएगा कि भाषा की मौखिक रूप से सबसे छोटी इकाई आंसर ध्वनि, लिखित रूप से सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी? वर्ण। और तीसरा जो बिंदु यहाँ से निकल कर आ रहा है, यदि मैं आपको सिंपल कह दूं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी। ना तो मैं मौखिक रूप से मैंने जिक्र किया है, ना तो लिखित रूप से जिक्र किया है। सिंपल आप सीधी एग्जाम में पूछ दिया जाए कि भाषा की बताइए सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो वह क्या होगी दोस्तों? कमेंट बॉक्स में बताइए। चाहे तो मैं आपको ऑप्शन दे सकता हूँ, क्या ध्वनि होगा, क्या वर्ण होगा, या दोनों होगा, या दोनों ही नहीं होगा। बताइए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, जब एग्जाम में मेंशन ना हो कि मौखिक रूप से पूछा जा रहा है या लिखित रूप से पूछा जा रहा है। यह तथ्य कई बार परीक्षा में कंफ्यूजन पैदा करता है, किंतु उस कंफ्यूजन का जो निवारण होगा और कैसे होगा वो जानिए। जब आपसे सिंपल पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, ना तो मौखिक रूप से गिवन हो ना ही लिखित रूप से गिवन हो, तब आपका आंसर दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? वर्ण होगा। और ये तथ्य कोई किताब वाला या कोई व्यक्ति विशेष आपको नहीं बताता, ये मैंने आपको तथ्य आज बताया है क्या कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। ना तो मौखिक गिवन हो ना ही लिखित गिवन हो, तब सिंपल पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। दोस्तों रटना नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई हमने वर्ण ही क्यों कहा, ध्वनि को क्यों नहीं माना। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं आपको पहले ही कह चुका हूं क्या कि संपूर्ण हिंदी व्याकरण के कितने अंग होते हैं? 3। मतलब संपूर्ण हिंदी व्याकरण को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, वर्ण, शब्द और वाक्य। अब मुझे बताइए इन तीनों में सबसे छोटा कौन? क्या हो दोस्तों? वर्ण। इसका मतलब है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी? वर्ण, क्योंकि 3 ही तो अंग होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। सबसे छोटा इसमें क्या होगा? वर्ण होगा, फिर क्या होगा? शब्द, फिर सबसे बड़ा क्या होगा? वाक्य। इस कारण हमने कहा है जब मौखिक या लिखित रूप गिवन ना हो तो बिल्कुल भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? वर्ण। क्यों? क्योंकि 3 ही तो अंग होते हैं, वाक्य, शब्द और वर्ण, और इसमें सबसे छोटा कौन? वर्ण। चलिए अब यहाँ पर दोस्तों कई लोग एक चीज को लेकर कंफ्यूजन में रहते हैं, क्या कि क्या सर वर्ण और अक्षर, जी हाँ दोस्तों, क्या सर वर्ण और अक्षर दोनों अलग अलग चीजें हैं या वर्ण को ही अक्षर कहा जाता है? कुछ किताबों में दे दिया जाता है कि वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस प्रकार की किसी भी आपको छलावे या भ्रम में नहीं आना है दोस्तों। वर्ण और अक्षर में अंतर क्या होता है उस तथ्य को जानिए। जी दोस्तों, अगला जो बिंदु में चर्चा में ले रहा हूं वह होगा दोस्तों मेरा अक्षर। अब दोस्तों यदि अक्षर की मैं बात करूं तो अक्षर 2 पदों का योग होता है। क्या ये किससे मिलकर बना है दोस्तों? अक्षर
अ धन क्षर। जी दोस्तों, अक्षर दो पदों का योग होता है आ धन क्षर। अब देखो यहाँ पर आ तो क्या हो दोस्तों, उपसर्ग होता है, और अ उपसर्ग का प्रयोग हमेशा मैं किस संदर्भ में करता हूँ, नहीं के संदर्भ में करता हूँ। अ उपसर्ग का प्रयोग हमेशा नहीं के संदर्भ में किया जाता है, जैसे अज्ञान, जिसको ज्ञान ना हो, अमर, जो कभी मरता ना हो, मतलब अ उपसर्ग का प्रयोग हमेशा नहीं के संदर्भ में किया जाता है। और क्षर का मतलब, और दोस्तों क्षर का जो अर्थ होता है वह क्या होता है, क्षरण होना, मतलब विनाश होना या परिवर्तनीय, जिसमें परिवर्तन हो जाए, या परिवर्तनीय। तो इसका मतलब दोस्तों अक्षर देखो दो चीजों से मिल करना है, आधन क्षर। और अब परिभाषा की बात करें तो क्या होगी कि आपके मुख से उच्चारित वह ध्वनि, क्या आपके मुख से उच्चारित वह ध्वनि जिसका क्या ना होता दोस्तों, विनाश ना होता हो, या जिसमें परिवर्तन ना होता हो, तो वही चीज दोस्तों क्या कहलाती है, अक्षर कहलाती है। या फिर हम कह सकते हैं कि आपके मुख से एक ही प्रवाह में बोली जाने वाली, एक ही सांस में बोली जाने वाली ध्वनि या आवाजों को ही क्या बोला जाता है, अक्षर बोला जाता है। क्योंकि अक्षर का मतलब ही होता है जिसका विनाश ना हो, जिसका परिवर्तन ना हो। अक्षर का जो मतलब निकलेगा दोस्तों वह होगा अविनाशी, क्योंकि अ उपसर्ग का प्रयोग कर दिया हमने यहाँ पर, अविनाशी या अपरिवर्तनीय, या अपरिवर्तनीय। अब इस अक्षर को वर्ण और अक्षर, जैसे मैं कह रहा था कि सर वर्ण और अक्षर में अंतर क्या है, तो उस तथ्य को जानिए दोस्तों। वर्ण और अक्षर में अंतर किस बात के उदाहरण के माध्यम से आपको स्पष्ट रहेगा, क्या कि वर्ण और अक्षर में अंतर, वर्ण व अक्षर में अंतर। तो वर्ण और अक्षर में दोस्तों अंतर क्या होता है, उदाहरण के माध्यम से आपको मैं समझा रहा हूं। वह उदाहरण क्या है, देखिए दोस्तों, एक हमने शब्द लिया है यहाँ पर सीता, यहाँ पर एक हमने शब्द लिया है सीता। अब यदि सीता शब्द में मैं बात करूं कि सर कितने अक्षर होंगे, सीता शब्द में अक्षरों की बात करें तो अक्षर तो दोस्तों कितने होंगे, दो। एक तो क्या होगा सी, और एक क्या होगा ता। एक क्या होगा सी, एक क्या होगा ता। इसका मतलब ये हुआ कि जब यहाँ पर सीता शब्द की बात की तो अक्षर आपको कितने नजर आए, दो, एक सी और ता। किंतु सीता शब्द में यदि मैं बात करूं वर्णों की, यदि मैं बात करूं वर्ण की, तो वर्ण कितने होंगे दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। सीता शब्द में कुल कितने वर्ण होंगे। और अभी हमने परिभाषा भी देखी है क्या, कि वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई होती है जो आगे विभाजित नहीं की जा सकती, जिसके आगे टुकड़े नहीं किए जा सकते। बताइए यहाँ पर क्या सी और ता का मैं विभाजन कर सकता हूँ क्या, बिल्कुल कर सकता हूँ। कैसे, यदि मैं इस सा को स्वर रहित करूं तो सा में क्या लगाऊंगा मैं, हलंत, प्लस इसमें स्वर कौन सा दोस्तों, बड़ी ई, प्लस इसी प्रकार में ता को स्वर रहित करूं तो ता के नीचे क्या आएगा दोस्तों, हलंत आएगा। और यहाँ पर कौन सा स्वर है दोस्तों, आ। इसका मतलब ये हुआ कि बताइए अब इनका विभाजन आगे और हो सकता है क्या, नहीं। इससे ज्यादा तोड़ सकते हैं क्या, नहीं। तो वर्ण की परिभाषा तो यही कहती है कि वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है जिसका आगे विभाजन नहीं होता। यहाँ पर ये अक्षर था, इसका हमने विभाजन कर दिया। यहाँ पर मैं सी और ता को दोस्तों वर्ण नहीं कह सकता, क्योंकि इनका आगे विभाजन किया जा सकता है। और वर्ण की परिभाषा क्या कहती है, जिसका आगे विभाजन नहीं हो वही चीज क्या होती है, वर्ण होती है। इस प्रकार आपने देखा कि सीता शब्द में अक्षर तो कितने थे दोस्तों, दो, किंतु वर्ण कितने हो गए दोस्तों, चार। तो अब आपको भली बात ही समझ में आ गया होगा कि वर्ण और अक्षर में क्या अंतर होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे एक चीज यहाँ पर दोस्तों कि सा ता, यहाँ पर ये व्यंजन है, यहाँ पर इसमें हलंत लगा हुआ है, आधे हैं, और स्वर यहाँ पर क्या है, ई, और यहाँ पर आ है। इस अक्षर और वर्ण में अंतर को स्पष्ट करने के लिए और मैं आपको गहराई में लेकर चलता हूं, जो कि किसी किताब में मेंशन नहीं रहता अक्षर के बारे में, कि अक्षर को भी भाई तीन भागों में विभाजित किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, वर्ण और अक्षर में हमने उदाहरण के माध्यम से अंतर तो देख लिया। अब अक्षर के बारे में जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, जो तथ्य बताने वाला हूँ, जो किसी किताब में मेंशन नहीं रहता, किसी किताब में जिसका जिक्र नहीं होता, और हमने पहले भी कहा है जहां पर जिसका जिक्र नहीं होगा उस तथ्य को यहाँ पर आपको पढ़ने, देखने, सुनने को मिलेगा। तो हम आगे चलते हैं अक्षर के बारे में।
चलिए, तो अब अक्षर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ से भी आपके प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए डीप में मैं आपको अक्षर का ज्ञान बता रहा हूँ। दोस्तों अक्षर को भी 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। स्पेशली आप किसी किताब वगैरह पढ़ते हैं, लूसेंट वगैरह, तो ये सारी किताबें में आपको इसे तथ्य नहीं मिलते। क्या कह रहा हूँ कि अक्षर को भी 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है, 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला क्या होगा दोस्तों, एक ध्वनि वाले अक्षर, एक ध्वनि वाले अक्षर, अक्षर को भी 3 भागों में विभाजित किया जाता है। एक होगा दोस्तों एक ध्वनि वाले अक्षर, दूसरा होगा 2 ध्वनि वाले अक्षर, 2 ध्वनि वाले अक्षर, और तीसरा होगा 2 से अधिक ध्वनि वाले अक्षर, 2 से अधिक ध्वनि वाले अक्षर। चलिए, अब यहाँ पर हमने कहा कि अक्षर को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो दोस्तों हो जाएगा आपका क्या, एक ध्वनि वाले अक्षर, 2 ध्वनि वाले अक्षर और 2 से अधिक ध्वनि आवाज वाले अक्षर। अब बात आती है सर एक ध्वनि वाले अक्षर किसे कहा जाता है। दोस्तों एक ध्वनि वाले अक्षर का मतलब है क्या कि जिनके उच्चारण में आपको एक ध्वनि सुनाई पड़ती है वह तो क्या कहलाएंगे, एक ध्वनि वाले अक्षर, और जिनके उच्चारण में आपको 2 ध्वनि सुनाई देती है वह तो क्या कहलाएंगे, 2 ध्वनि वाले अक्षर। और 2 से अधिक ध्वनि का मतलब है जिनके उच्चारण में आपको 2 से अधिक ध्वनि सुनाई पड़ती है वह क्या होगी दोस्तों, 2 से अधिक ध्वनि वाले अक्षर। अब बात आती है सर एक ध्वनि वाले अक्षर कौन कौन से होंगे, तो मुझे दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए कि वह कौन कौन से वर्ण हैं, वह कौन कौन से अक्षर हैं जिनके उच्चारण में आपको सिर्फ एक ध्वनि सुनाई पड़ती है, एक आवाज सुनाई पड़ती है एक ध्वनि वाले अक्षर में। तो सिंपल आपको बता दूं दोस्तों कि एक ध्वनि वाले अक्षर में आपके सभी स्वर आते हैं। जी दोस्तों सभी स्वर आते हैं, और सभी स्वर का मतलब है स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है दोस्तों, 11। जो 11 स्वर होते हैं जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे कि जितने भी आपके 11 के 11 स्वर होते हैं वो सारे ही सारे क्या कहलाते हैं दोस्तों, एक ध्वनि वाले अक्षर। क्यों, क्योंकि जब भी हम इन स्वरों का उच्चारण करते हैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक ध्वनि ही सुनाई देगी। तो सभी स्वर आपके अक्षर कहलाएंगे, एक ध्वनि वाले अक्षर में आएंगे। जैसे हम बात करें आ, ई, दीर्घ ई इत्यादि। तो सभी के सभी आपको याद रखना है जितने भी दोस्तों स्वर होते हैं वह क्या होते हैं दोस्तों, एक ध्वनि वाले अक्षर आते हैं। अब जो महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको बता रहा हूँ उस चीज को दोस्तों जानिए क्या कि हमने कहा था अ और आ ई ये पहले, इससे पहले क्या बन रहे थे दोस्तों, वर्ण बन रहे थे। और चूंकि एक ध्वनि होने के कारण इन्हें हमने क्या कहा है, अक्षर भी कहा है। इसका मतलब है एक बात स्पष्ट हो जाती है कि जितने भी स्वर होते हैं वह वर्ण भी होते हैं और अक्षर भी होते हैं। क्या है, क्या सभी स्वर वर्ण प्लस अक्षर दोनों ही होते हैं। क्या दोस्तों जो तथ्य आपको निकल के आ रहा है कि जितने भी स्वर होते हैं वह अपने आप में वर्ण भी है और अक्षर भी है। चलो अगला हम दोस्तों जान रहे हैं कि सर 2 ध्वनि वाले अक्षर किसे कहा जाता है। तो दोस्तों 2 ध्वनि वाले अक्षर में आपके सभी व्यंजन आते हैं। क्या दोस्तों सभी जो व्यंजन होते हैं, सभी व्यंजन, और व्यंजन का मतलब है सभी व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है दोस्तों, 33। कई बार पूछा जाता है 33 होती है। इसका मतलब है जितने भी व्यंजन आते हैं इनका जब आप उच्चारण करेंगे तो आपको कितनी ध्वनि सुनाई पड़ेगी, 2। क्यों, क्योंकि हमने कहा है प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ स्वर छिपा होता है। आपको ये चीज पता होगी, प्रत्येक व्यंजन में आ स्वर छिपा होता है, जैसे क, म, र, द। तो सभी व्यंजन दोस्तों क्या होते हैं, 2 ध्वनि वाले अक्षर होते हैं। जैसे इसके भी हम उदाहरण की बात करें, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा दोस्तों का,
अब बताइए का अपने आप में यहाँ पर क्या है, व्यंजन है। यदि मैं इसको स्वर रहित करूं तो का के नीचे में क्या लगाऊंगा, हलंत और प्लस स्वर क्या होगा, आ। इसका मतलब यहाँ पर कितनी ध्वनि आवाज है, 2। इस कारण जितने भी व्यंजन होते हैं वो किस कैटेगरी में रखे जाते हैं, 2 ध्वनि वाले अक्षर में गिने जाते हैं। इसी प्रकार मैं बात करूं र की, तो र को मैं स्वर रहित करूंगा, हलंत लगाऊंगा और इसमें स्वर कौन सा दोस्तों, आ। यहाँ भी कितनी भी ध्वनि आपकी, 2। इसका मतलब है सभी व्यंजन क्या होते हैं दोस्तों, 2 ध्वनि वाले। 2 ध्वनि में कौन कौन से आपकी चीजें आती हैं, सारे व्यंजन आते हैं, सारे व्यंजन आपके 2 ध्वनि वाले अक्षरों में आते हैं। इसका मतलब है यहाँ से एक तथ्य आपको जो निकल के आएगा, क्या हमने एक ध्वनि वाले अक्षर में ये बात कह दी कि जो वर्ण होते हैं, जो अक्षर होते हैं वह स्वर होते हैं, मतलब स्वर वर्ण भी होता है और अक्षर भी होता है। जो आपके स्वर होते हैं वह वर्ण भी होते हैं और अक्षर भी होते हैं। किंतु व्यंजन की बात करें तो दोस्तों याद रहे, एक व्यंजन अक्षर तभी बनता है, क्या बोल रहा हूँ, एक व्यंजन अक्षर तभी बनता है जब उसके साथ किसका योग हो, स्वर का। क्या कह रहा हूँ, एक जो व्यंजन है आपका वह अक्षर तभी बनता है जब उसके साथ किसका योग होना चाहिए दोस्तों, स्वर का। तो इस चीज को ध्यान रखिए, एक व्यंजन स्वर के साथ योग होने पर ही बनता है। इस प्रकार के तथ्य आपको दोस्तों किताबों में देखने को नहीं मिलते। यहाँ पर हर एक बिंदु को बारीकी से ले रहा हूँ। चलो, तो एक ध्वनि वाले अक्षर में हमेशा स्वर आएंगे, 2 ध्वनि वाले अक्षर हमेशा क्या आएंगे, व्यंजन आएंगे। अब बात करते हैं सर 2 से अधिक ध्वनि वाले अक्षर में कौन कौन से आएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें दोस्तों कि जो 2 से अधिक ध्वनि वाले अक्षर होते हैं ये भी 2 प्रकार के होते हैं। क्या 2 से अधिक ध्वनि वाले अक्षर 2 प्रकार के होते हैं। 2 से अधिक ध्वनि वाले अक्षर भी दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है दोस्तों बदाक्षर, एक होता है दोस्तों बदाक्षर, दूसरा होता है दोस्तों मुक्ताक्षर। क्या कह रहा हूं कि 2 से अधिक ध्वनि वाले जो अक्षर होते हैं, 2 से अधिक वाले ध्वनि वाले अक्षर भी कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 2 प्रकार के होंगे। एक कौन सा होगा, बदाक्षर, और दूसरा कौन सा होगा दोस्तों, मुक्ताक्षर। अब बात ये आती है कि क्या कि सर बदाक्षर क्या होता है, ये मुक्ताक्षर क्या होता है। तो दोस्तों ध्यान रहे कि जिस शब्द की, बदाक्षर किसे कहा जाएगा, जिस शब्द की अंतिम ध्वनि व्यंजन हो, जिस शब्द की अंतिम ध्वनि व्यंजन हो उसे तो क्या कहा जाएगा, बदाक्षर। और जिस शब्द की अंतिम ध्वनि दोस्तों स्वर हो उसे क्या कहा जाता है, मुक्ताक्षर। फिर समझे, 2 से अधिक ध्वनि आवाज वाले अक्षर कितने प्रकार के होते हैं, 2। एक होता है बदाक्षर, एक होता है मुक्ताक्षर। बदाक्षर की परिभाषा क्या होगी, क्या जिस शब्द की अंतिम ध्वनि क्या हो, व्यंजन हो, वह तो बदाक्षर। और जिस शब्द की अंतिम ध्वनि क्या हो सर, वह क्या होगा, मुक्ताक्षर। उदाहरण समझिए कैसे, जैसे यहां पर मैंने एक शब्द लिखा दोस्तों जगत, और जगत में ता में नीचे हलंत है। यहाँ पर मैंने लिखा महान और ना में दोस्तों यहाँ पर हलंत है। बताइए जगत और महान की बात करूं, जगत में ता में नीचे हलंत है और ना में आपका हलंत है। तो जगत और महान इन दोनों ही शब्दों में अंतिम ध्वनि क्या है दोस्तों, व्यंजन है। यहाँ पर ता के नीचे और न के नीचे मैंने हलंत लगाया है, मतलब इसमें स्वर नहीं है। तो अंतिम ध्वनि यहाँ पर क्या है, व्यंजन है। और जिस शब्द की अंतिम ध्वनि दोस्तों व्यंजन होती है उसे ही क्या बोला जाता है, बदाक्षर बोला जाता है। अब बात आती है सर मुक्ताक्षर क्या है। तो परिभाषा में हमने कहा है क्या कि जिस शब्द की अंतिम ध्वनि क्या हो, स्वर हो, उसे तो क्या बोला जाता है दोस्तों, मुक्ताक्षर बोला जाता है। जैसे यहाँ पर एक मैंने शब्द लिया दोस्तों कमल, एक हमने लिया दोस्तों शेरनी। बताइए इस शेरनी और कमल शब्द में अंतिम ध्वनि यहाँ पर बताइए, ला में कौन सा स्वर छिपा है, आ। ना में कौन सा स्वर छिपा है, बड़ी ई। ला में कौन सा स्वर है दोस्तों, आ, और इसमें कौन सा स्वर है, बड़ी ई। इसका मतलब है
कमल और शेरनी इन दोनों ही शब्दों में अंतिम ध्वनि क्या है? स्वर है। इस कारण कमल और शेरनी किसके उदाहरण होंगे? मुक्ताक्षर। जगत और मान में दोनों में हलंत लिखा है, मतलब अंत में व्यंजन है, इस कारण ये क्या होंगे? बदाक्षर। कई बार आपकी परीक्षाओं में एक उदाहरण दे दिया जाता है, जैसे एक बार पूछा गया था, बताइए क्या झरना, बोले झरना शब्द किसका उदाहरण है? मुक्ताक्षर का या बदाक्षर का? कमेंट बॉक्स में बताइए कि झरना जो शब्द है वह किसका उदाहरण होगा। क्या प्रश्न पूछ रहा हूं, झरना किसका उदाहरण है? तो दोस्तों झरना में आप देखेंगे अंतिम, झरने शब्द में अंतिम जो आपको ध्वनि सुनाई पड़ रही है वह स्वर की है, और स्वर कौन सा है? आ। और हमने कहा था यदि अंतिम ध्वनि स्वर हो तो वह क्या कहलाएगा? मुक्ताक्षर। तो आई होप आपको पूरी बात क्लियर हो गई होगी आज अक्षर से लेकर, जो कि सब किताब में नहीं दिया था कि एक ध्वनि वाले अक्षर, दो ध्वनि वाले अक्षर और दो से अधिक ध्वनि वाले अक्षर क्या होते हैं। अब इसके आगे अगले बिंदु पर जो हम चर्चा करने वाले हैं, अगला जो बिंदु है हमारा दोस्तों, तो हमने अभी तक जो चर्चा की है, पहले हमने चर्चा की दोस्तों वर्ण, क्योंकि वर्ण का संबंध कहे ना कि अक्षर को लेकर कंफ्यूजन हो रहा था, तो वर्ण और अक्षर दोनों में मैंने अंतर स्पष्ट कर दिया। अब जो वर्ण के बाद दूसरा बिंदु आ रहा है दोस्तों भाषा का, वह क्या था हमारा? शब्द। जी दोस्तों, दूसरा जो हमारा बिंदु था वह था क्या? शब्द। अब बात करती है सर शब्द कैसे कहा जाता है। तो दोस्तों अभी हमने कहा था परिभाषा में कि जो शब्द मिलकर किससे मिलकर बनता है? वर्णों के। तो वर्णों के योग या समूह को शब्द तो कहा जाता है, किंतु वर्ण कैसे होना चाहिए? सार्थक होना चाहिए। क्या परिभाषा की बात करूं तो शब्द किससे मिलकर बनेगा? वर्णों के सार्थक समूह से बनने वाली है। वर्णों के सार्थक समूह से बनने वाली इकाई दोस्तों क्या कहलाती है? शब्द कहलाती है। इसका मतलब ये हुआ, ऐसा नहीं होगा कि आप कभी भी 3 4 5 या कितने आपने वर्ण उठा लिए और किसी भी वर्ण का योग कर दिया, समूह बना दिया, शब्द बन जाएगा। परिभाषा ये कह रही है कि वर्णों का समूह तो होता है, वर्णों का योग तो होता है, किंतु वर्णों के योग से जो शब्द बनेगा वह कैसा होना चाहिए? सार्थक। सार्थक का मतलब होता है अर्थ सहित, और एक होता है निरर्थक, मतलब जिसका अर्थ नहीं हो या अर्थ रहित। जैसे एक उदाहरण से आपको सारी वार्ता स्पष्ट हो जाएगी। एक उदाहरण यहाँ पर मैं ले रहा हूं। मैंने 3 वर्ण लिए, एक मैंने लिखा है क, एक मैंने लिखा है म, एक मैंने लिखा है ल। ये 3 वर्ण मैंने लिए। अब मुझे बताइए इन 3 वर्णों के योग से शब्द तो कई बन सकते हैं, इन 3 वर्णों के योग से कई शब्द बन सकते हैं, किंतु हमने कहा है हम उन्हीं वर्णों का समूह बनाएंगे जिससे शब्द कैसा बने? सार्थक। जैसे हम बात करें यहाँ पर कमल से, एक तरीका तो ये होगा कमल, इन 3 वर्णों से एक शब्द कौन सा बनेगा? कमल बन सकता है। एक क्या बन सकता है? कलम बन सकता है। बताइए इन दोनों का कोई निश्चित अर्थ है? बिल्कुल है। कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है आपका, कलम जिससे हम लिखते हैं, और इसी के साथ साथ आप ये भी बना सकते हैं लमक, हम एक और बना सकते हैं मकल। अब मुझे बताइए क्या यहाँ पर लमक या मकल का कोई निश्चित अर्थ है क्या? नहीं। इसलिए वर्णों का योग तो होता है, किंतु वर्णों के योग से जो शब्द बनने वाले हैं वह कैसे होने चाहिए? सार्थक, मतलब जिनका कोई निश्चित अर्थ हो। सार्थक का मतलब ही होता है अर्थ सहित, और दूसरा होता दोस्तों निरर्थक, जिनका कोई अर्थ नहीं होता या अर्थ रहित। तो इस प्रकार परिभाषा बिल्कुल आपको क्लियर हो गई होगी क्या कि वर्णों के सार्थक समूह को क्या बोला जाता है दोस्तों? शब्द। जैसे कमल से कमल बन जाएगा, कलम बन जाएगा, दोनों का अर्थ है, किंतु लमक और मकल का कोई अर्थ नहीं है। इस कारण ये दोस्तों क्या नहीं हो सकते? शब्द नहीं हो सकते। ये दोनों शब्द नहीं हो सकते।
इसका मतलब यह है, यहाँ पर सार्थक अर्थ है। इसका मतलब है जो तथ्य सबसे महत्वपूर्ण निकल के आने वाला है, यदि आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, क्या बोल रहा हूं, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, तो दोस्तों अभी हमने देखा था वर्णों का तो कोई निश्चित अर्थ नहीं होता, किंतु हाँ शब्द का अर्थ होता है, जैसे कमल का, जैसे कलम का। इसका मतलब है अर्थ के आधार पर यदि भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे कौन सा क्या आएगा, शब्द आएगा। इस चीज को नोट लॉग लिखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर है क्या, यदि आपसे पूछ लिया और पूछा भी गया कई बार एग्जाम में, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो वह क्या होगी दोस्तों, शब्द। क्योंकि शब्द भी वह भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका अपना एक अर्थ होता है, वर्णों का कोई अर्थ नहीं होता है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है दोस्तों, शब्द होती है। तो आज की क्लास में दोस्तों यहीं तक, इससे आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।